हाय एग्रीकल्चर स्टूडेंट, माय नेम विष्णु जायसवाल। आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर बाय विष्णु जायसवाल में। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि भैया हम जो है फंडामेंटल ऑफ एग्रीकल्चर जो कि अरुण कप्तान की बुक है उसको लेसन वाइज चला रखी है। जो लोग भैया पिछली वीडियो नहीं देखे हो जाकर पिछली वीडियो देख लीजिए। ठीक भैया, कल जो है आपका गेहूँ ख़त्म हो गया था, आज हम शुरू करने वाले हैं मक्का के बारे में। ठीक है, चलिए जानते हैं भैया मक्का के बारे में। मक्का है आज आपका, उसमें दिया है कि हम जो है गुण के आधार पर इनको जो है 7 वर्गों में रखा गया था। क्या है, मक्का को किसके द्वारा, यहाँ पर लिख लीजिएगा आप लोग, किप्स के द्वारा। किप्स एक वैज्ञानिक थे, उनके द्वारा 1959 ईस्वी में इसे जो है 7 भागों में बांटा। ठीक है, चलिए जानते भैया कौन कौन से भाग हैं। ठीक, पहला कह रहा है, पहला है आपका जिया मेज इंडूराटा। जिया मेज इंडूराटा जिसको आप फ्लिंट कॉर्न भी कहते हैं। जिया मेज इंडूराटा को क्या कहा जाता है, फ्लिंट कॉर्न कहा जाता है। भारत में सबसे अधिक खेती फ्लिंट कॉर्न की ही की जाती है, यानी कि जो जिया मेज इंडूराटा है यानी कि फ्लिंट कार्ट है उसकी जो है खेती भारत में अधिक मात्रा में की जाती है। ठीक भैया, अगर कह रहा है दूसरा आपका जिया मेज इंडेंटेटा। जिया मेज इंडेंटाटा या इंडेंटेटा जिसको आप डेंट कॉर्न कहते हैं। ठीक है, इसकी खेती यूएसए में होती है। डेंट कॉर्न की खेती कहाँ पर होती है, यूएसए में होती है। ठीक भैया, आगे कह रहा है जीएमए जिवर्टा है। जिवर्टा को आप जो पॉपकॉर्न कहते हैं। तो ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि पॉपकॉर्न को क्या कहते हैं, पॉपकॉर्न का बोटेनिकल नेम क्या है। तो पॉपकॉर्न को हम जियामेज जिवर्टा कहते हैं। जब इसे भूना जाता है तब इसके दाने के भीतर एक दबाव उत्पन्न होता है जो अचानक विस्फोट कर देने को लावा कॉर्न में बदल देता है, यानी कि पॉपकॉर्न में बदल देता है। इसको जो है इसलिए जो है हम पॉपकॉर्न और जियामेज जिवर्टा कहते हैं। ठीक भैया, आगे आपका जिया मेज सेकेराटा जिसको आप स्वीट कॉर्न कहते हैं। जिया मेज सेकेराटा, जिया मेज स्वीट कॉर्न। ठीक है, एस से सेकेराटा, एस से स्वीट कॉर्न याद करना। ये मीठी जो है मीठी मक्का होती है। यह मक्का अन्य की अपेक्षा अधिक मीठा होता है, इसलिए इसको जिया मेज सेकेराटा या स्वीट कॉर्न कहते हैं। ठीक है, आगे कह रहा है जिया मेज एमाइलेसिया। जिया मेज एमाइलेसिया जिसको आप सॉफ्ट कॉर्न कहते हैं। ठीक है, आगे जिया मेज ट्यूनिकाटा जिसको आप पॉड कॉर्न कहते हैं, यह मक्का का पूर्ववर्ती प्रकार का है। आगे जिया मेज क्रेटिनाकुलेस जिसको आप वैक्सी कॉर्न कहते हैं। इस मक्का से टेपियोका के समान स्टार्च की प्राप्ति होती है, यानी कि टेपियोका जो क्रॉप होती है उससे जो है सेम टू सेम जो है स्टार्च की प्राप्ति होती है जिया मेज क्रेटिनाकुलेस से। ठीक भैया, जिसको वैक्सी कॉर्न कहते हैं। ठीक है, तो इसमें जो है ध्यान रखने वाली बात कौन कौन सी होती है, आपका फ्लिंट कॉर्न किसको कहते हैं, फ्लिंट कॉर्न कहते हैं जिया मेज हिंडूराटा को, डेंट कॉर्न जिया मेज इंडेंटाटा को, पॉप कॉर्न जिया मेज इवर्टा को। ठीक है, और एक किसी में स्वीट कॉर्न, यही ज़्यादा पूछा जाता है, स्वीट कॉर्न और जो पॉपकॉर्न। स्वीट कॉर्न जिया में सेकेराटा, पॉपकॉर्न जिया में जिवर्टा। ठीक भैया, आगे कह रहा है आपका मक्का में 3 प्रकार की जड़ें होती हैं। मक्का में 3 प्रकार की जड़ें होती हैं। पहला आपका सेमिनल रूट है, दूसरा है क्राउन या कोरोनल रूट है, तीसरा आपका बेरेस एरियल या प्रॉप रूट्स। ठीक है, 3 प्रकार की जड़ें पाई जाती हैं, सेमिनल, एक इसके बाद जो है क्राउन या फिर कोरोनल रूट या फिर बेरेस या एरियल या प्रॉप रूट पाई जाती है। ठीक भैया, आगे कह रहा है मक्का एक उभयलिंगी पौधा है, यानी कि मोनोसियस प्लांट है, अर्थात इसमें एक ही पौधे पर नर तथा मादा पुष्प दोनों होते हैं, यानी कि इसमें जो है मेल और फीमेल दोनों जो है फ्लावर उत्पन्न हो रहते हैं, इसलिए इसको जो है मोनोसियस कहा जाता है। लेकिन मक्का में पर परागण पॉलिनेशन होता है, यानी कि क्रॉस पॉलिनेशन होता है। इससे नर पुष्पक्रम यानी कि मेल इन्फ्लोरेसेंस को टेसल कहते हैं। क्या कहते हैं, मेल इन्फ्लोरेसेंस को, नर पुष्पक्रम को हम जो है टेसल कहते हैं, और टेसल को हटाने की प्रक्रिया को डिटेसलिंग कहते हैं। ये बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है, डिटेसलिंग किससे संबंधित, तो किससे संबंधित है, मक्का से संबंधित है। डिटेसलिंग क्या है, टेसल नर टेसल को हटाने की प्रक्रिया को ही डिटेसलिंग कहा जाता है। ठीक भैया, और कह रहा है कि स्टाइल एक बहुत लंबा सिल्ट जैसा फिलामेंट होता है जिसे सिल्क कहा जाता है। ठीक है भैया, बहुत लंबा क्या होता है, फिलामेंट होता है, जिसे सिल्क कहा जाता है। मक्का के प्रोटीन को जो है जीन कहते हैं। क्या कहते हैं, जीन कहते हैं, तथा इसमें ट्राई ट्रिप्टोफैन एंड लाइसिन की कमी होती है। ठीक भैया, मक्का में
जो जीन होता है उसको प्रोटीन को जो है जीन प्रोटीन कहते हैं, तथा इसमें ट्रिप्टोफैन एवं लाइसिन की कमी होती है। मक्का में ट्रिप्टोफैन और लाइसिन नहीं पाया जाता है। ठीक भैया, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कह रहा है? कह रहा है कि संकर मक्का हाइब्रिड मक्का उत्पन्न करने की अवधारणा सर्वप्रथम ईएम ईस्ट तथा जीएच सल के दिमाग में आई। जो जीएच सल थे और ईएम ईस्ट थे, इनके दिमाग में हाइब्रिड मक्का जो है उत्पन्न करने की बुद्धि आई, और इन्होंने 1910 ईस्वी में सिंगल क्रॉस टेक्निक के द्वारा याद रखना भी है। 1910 ईस्वी में किसने? जीएच सल और ईएम ईस्ट ने के द्वारा मक्का की संकर किस्म विकसित की गई। ठीक है, इनके द्वारा ही 1910 ईस्वी में ईएम ईस्ट और जीएसएल के द्वारा सिंगल क्रॉस टेक्निक के द्वारा जो है मक्का की हाइब्रिड किस्म पहली बार विकसित की गई। आगे कह रहा है कि इस विधि का प्रयोग ज़्यादातर यूएसए एवं चाइना में होता है। यानी कि जो ये सिंगल क्रॉस टेक्निक है, इस विधि का प्रयोग कहाँ होता है? यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका और चाइना में होता है। आगे आपका है डबल क्रॉस टेक्निक। क्या है? कह रहा है कि डबल क्रॉस टेक्निक के द्वारा सर्वप्रथम 1920 ईस्वी में डीएफ जोन्स ने हाइब्रिड सीड का उत्पादन किया। कब? 1920 में। इन्होंने कब किया था? 1910, लगभग 10 साल बाद जो है डबल क्रॉस टेक्निक के द्वारा प्रयोग करके सर्वप्रथम डीएफ जोन्स ने हाइब्रिड सीड का उत्पादन किया। भारत में इसी डबल क्रॉस टेक्निक का प्रयोग ज़्यादा होता है। ये भैया याद रखना है कि भारत में किसका प्रयोग होता है? तो भारत में डबल क्रॉस टेक्निक का प्रयोग होता है। इसमें क्या होता है? इसकी जो है सर्वप्रथम डीएम जोन्स ने हाइब्रिड सीड जो है उत्पादन किया था इस डबल क्रॉस टेक्निक के द्वारा। ठीक है, आगे क्या कह रहा है? आगे कह रहा है कि 1957 ईस्वी में ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड मेज इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट, यानी कि AICMIP, जो ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड मेज इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट पर कार्य शुरू किया 1957 ईस्वी में। ठीक है, और कह रहा है कि सर्वप्रथम भारत में 1961 ईस्वी में 4 डबल क्रॉस हाइब्रिड मेज विकसित की गई। सर्वप्रथम क्या हुआ? 1957 में ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड मेज इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट पर कार्य शुरू हुआ, जिसके बाद सर्वप्रथम 1961 ईस्वी में डबल क्रॉस हाइब्रिड मेज विकसित किए गए। डबल क्रॉस हाइब्रिड मेज विकसित किए, जिसमें से आपका पहला जो है क्या है? गंगावन है, दूसरा गंगा 101 है, तीसरा आपका डेक्कन है या डेक्कन, और चौथा क्या है? रंजीत है। ठीक भैया, ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि डबल क्रॉस टेक्निक के द्वारा भारत में प्रथम उत्पन्न मेज की वैरायटी क्या कौन है? तो गंगावन है। ठीक भैया, और उसके बाद क्या है? गंगा 101, डेक्कन और रंजीत है। ठीक है, बाद में अन्य डबल क्रॉस हाइब्रिड निकाले गए, जिसके बाद BL 54, हिमालयन 123, हाईटेक, गंगा 2, गंगा 3 और गंगा 5 जो है ये किसके द्वारा निकाले गए? डबल क्रॉस हाइब्रिड निकाली गई बाद में। ठीक है, आगे क्या कह रहा है भैया? आगे कह रहा है कि आगे कह रहा है कि डबल टॉप क्रॉसिंग या टॉप क्रॉसिंग कह रहा है कि टॉप क्रॉसिंग बराबर क्या होता है? सिंगल क्रॉस और ओपन पॉलिनेटेड वैरायटी। इसमें जो है सिंगल क्रॉस कराते हैं और किससे? ओपन पॉलिनेटेड वैरायटी से क्रॉस कराते, तब आपका जाकर डबल टॉप क्रॉसिंग या फिर टॉप क्रॉसिंग प्राप्त होता है। ठीक है, कह रहा है कि जब सिंगल क्रॉस यानी कि A और B से उत्पन्न संतान को एक मुक्त निषेचित प्रजाति के साथ क्रॉस कराया जाता है, यानी कि जो है ओपन पॉलिनेटेड वैरायटी से जब इसकी जो है क्रॉस कराई जाती है, तब उसे डबल टॉप क्रॉस या सिर्फ टॉप क्रॉस कहते हैं। ठीक भैया, ऐसे क्रॉस का उपयोग प्रायः इनब्रीड के GCA यानी कि जनरल कंबाइनिंग एबिलिटी जांचने में होता है। जो है डबल टॉप क्रॉस का प्रयोग किस लिए करते हैं हम? GCA यानी कि जनरल कंबाइनिंग एबिलिटी जांचने में किया जाता है। टॉप क्रॉस से उत्पन्न प्रजातियां हैं गंगा 2 है और हाई स्टार्च है। ठीक भैया, जो टॉप क्रॉस से उत्पन्न यानी कि डबल टॉप क्रॉस से उत्पन्न प्रजातियां हैं उसको जो है गंगा 2 है और हाई स्टार्च है। ठीक भैया, ये जो है याद रखने वाली बात है। ठीक है, आगे कह रहा है कि कंपोजिटिव वैरायटी कौन कौन सी हैं? जवाहर है, विक्रम है, किसान है, अंबर है, सोना है, विजय, तथा इनमें अंबर प्रजाति की उत्पादकता सबसे अधिक लगभग 50 से 55 कुंटल प्रति हेक्टेयर है। ठीक भैया, कहने का मतलब है कि
जो वैरायटी है, कंपोजिट वैरायटी जो है, उसमें जवाहर और विक्रम है जो, और किसान किसान है, अंबर है, सोना और विजय है। इसमें से कह रहा है कि जो अंबर वैरायटी है वो उत्पादकता सबसे अधिक देती है, लगभग 50 से 55 कुंटल प्रति हेक्टेयर है। और कह रहा है कि 1971 ईस्वी में लाइसिन रिच कंपोजिट विकसित किए गए। 1971 ईस्वी में लाइसिन जो है, इसमें किसमें थे, अंबर में थे, तो 1971 में लाइसिन रिच। आपने पहले पढ़ा कि इसमें जो लाइसिन और ट्रिप्टोफैन नहीं पाया जाता, लेकिन अब जो अंबर है उसमें जो है लाइसिन पाया जाने लगा। ठीक है, इनमें 10 से 11% प्रोटीन, 3.5 से 4% लाइसिन होता है। लाइसिन रिच कंपोजिटिव प्रजाति जिसे आपका प्रोटीना हो गया, शक्ति हो गया, रक्तान हो गया, ऐसे प्रजाति को ओपेक 2 कंपोजिटी कहा जाता है या कंपोजिट कहा जाता है। क्या कहा जाता है भैया? जो लाइसिन रिच कंपोजिट प्रजाति होती हैं, जैसे प्रोटीना हो गया, शक्ति हो गया, रक्तन हो गया, और ओपेक 2 जीन कंपोजिट कहा जाता है इन लोगों को। ठीक है, इन सभी को लाइसिन रिच कंपोजिट या फिर ओपेक 2 कंपोजिट कहा जाता है। कह रहा है कि ओपेक 2 जीन का प्रयोग कर क्वालिटी प्रोटीन मेज यानी कि QPM, इसकी हाइब्रिड में आपका शक्तिमान 1 हो गया, शक्तिमान 2 हो गया, या HQPMI हो गया, विकसित किया गया। इसका प्रयोग करके ओपेक 2 जीन का प्रयोग करके क्वालिटी प्रोटीन मेज, ये जो इसमें जो है उत्पादकता भारी मात्रा में थी, शक्तिमान 1 थी, शक्तिमान 2 और HQPMI का विकसित किया गया। ठीक है, आगे कह रहा भैया क्रिटिकल स्टेज ऑफ ग्रोथ। क्या है? क्रिटिकल स्टेज ऑफ ग्रोथ यानी कि नत्रजन डालने के लिए, नत्रजन डालने के लिए क्रिटिकल स्टेज क्या है? पहला आपका जर्मिनेशन। क्या है भैया? जर्मिनेशन है, जर्मिनेशन पर नाइट्रोजन डालें। नी हाई यानी कि जब घुटने के मतलब घुटने के साइज का हो जाए। ठीक है, इसके बाद दूसरा का है टेस्लिंग स्टेज, यानी कि जब उसमें जो है पुष्कर्म निकल लेंगे तब जो है नाइट्रोजन डालते हैं। तीन स्टेज में जर्मिनेशन पर डालते हैं, या नी हाई यानी कि जब घुटने के आकार का हो जाए, और तीसरे पर टेस्लिंग स्टेज पर डालते हैं। ठीक है, और जल के लिए हम टेस्लिंग तथा सिल्किंग स्टेज तक जो है जल देते हैं, टेस्लिंग पर देते हैं या फिर सिल्किंग स्टेज पर जो है जल देते हैं। ठीक है, ये हुआ आपका मक्का खत्म भैया। आगे कौन सी क्रॉप है? आगे है आपकी ज्वार है। कौन सी क्रॉप है? ज्वार है, ज्वार। कह रहा है कि ज्वार में प्रायः दौजी निकलना यानी कि टिल्डिंग नहीं होता है। इसकी जड़ मक्का की अपेक्षा अधिक सूक्ष्म और रेशेदार होती हैं। इसका पुष्पक्रम पेनिकल कहलाता है। ठीक है, लेकिन सामान्यतः इसे हेड कहा जाता है। इसकी खेती में थिनिंग एक प्रमुख क्रिया की जाती है, जो पंक्ति के अंदर 12 से 15 सेंटीमीटर के अंतराल को रखते हुए किया जाता है। थिनिंग प्रक्रिया होती है इसमें जो है की जाती है, जो पंक्ति के अंदर 12 से 15 सेंटीमीटर के अंतराल पर रखते हैं। कह रहा है कि 1964 ईस्वी में प्रथम सोरगम हाइब्रिड यानी कि प्रथम सोरगम हाइब्रिड के रूप में CSH1 जो कि 95 से 100 दिन की थी, और कोऑर्डिनेटेड सोरगम हाइब्रिड थी। ये CH1 मतलब कोऑर्डिनेटेड सोरगम हाइब्रिड थी। इसके प्रमुख मेल स्टेराइल प्रजाति हैं कंबाइन कफीर 60, जो CSH1 है, जो कि 90 से 100 दिन में पकने वाली फसल है। इसकी किसके द्वारा तैयार की गई थी? ये कंबाइन काफिर 60 से मेल स्टेराइल से प्राप्त प्रजाति है। ठीक भैया, आगे कह रहा है स्वीट सोरगम। स्वीट सोरगम, स्वीट सोरगम इसके जूस में शुगर की मात्रा 16 से 23% ब्रिक्स होता है, और इसकी प्रजाति है RSSB 59 और 46, 24, 45, 57। सब क्या RSSB जो है 24, 46, 45, 57 तथा NSS 219 है, एवं NSS 216 इसकी किसी प्रजाति है। ये जो है आपकी ज्वार की प्रजाति है। ठीक है, स्वीट सोरगम की प्रजाति है। ठीक भैया, आगे बढ़ते हैं। आपका आगे है आपका बाजरा। क्या है? बाजरा। बाजरा क्या कह रहा है? सीरियल्स तथा मिलेट में सबसे अधिक सूखा सहने की क्षमता बाजरा में होती है। बाजरा में क्या होती है? सीरियल्स और मिलेट्स में, यानी कि जो मोटे अनाज है और जो अनाज है उसमें जो है
सूखा सहन करने की सबसे ज़्यादा क्षमता किसमें होती है? तो होती है बाजरा में। ठीक है, यह जलमग्नता तथा अम्लीय मृदा के प्रति संवेदनशील, यानी कि ये जलमग्न में नहीं उगाई जाती है और ना ही अम्लीय मृदा में उगाई जाती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कह रहा है? कह रहा है कि इसके फर्स्ट वैरायटी HB1 जो कि हाइब्रिड बाजरा थी, ठीक है, 1955 ईस्वी में निकाली गई, 65 ईस्वी में निकाली गई। फर्स्ट वैरायटी हाइब्रिड बाजरा 1 को 1965 ईस्वी में निकाली गई। इसमें जो हाइब्रिड बाजरा है उसमें जो है टिफ्ट 23A जो कि एक मेल स्टाइल थी, और दूसरा बिल 3B से क्रॉस करा के बनाया गया था। टिफ्ट 23A और क्रॉस बिल 3B से क्रॉस करके जो है आपका हाइब्रिड बाजरा 1 तैयार किया गया था। आगे है लोकल मेल पेरेंट का उपयोग कर सर्वप्रथम हाइब्रिड ब्रीड यानी कि HB4 विकसित की गई, जिसकी अवधि 80 से 85 दिन की है। ठीक है, ये बाजरा की प्रजाति थी जो HB1 थी, HB4 है। इस जो है लोकल मेल पेरेंट का प्रयोग करके हाइब्रिड HB4 को बनाया गया, जिसकी अवधि लगभग 80 से 85 दिन थी। ठीक है, आगे भैया आगे बात करते हैं दलहनी फसलों के बारे में। इसके बारे में दलहनी फसलों के बारे में कह रहा है कि पल्स शब्द फ्रेंच फोर्टेज या फॉरेज की उत्पत्ति से है, जिसका अर्थ होता है सूप, जैसे कि दाल या लेग्यूम। ठीक है, इस शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा लेजिन से हुई है, जिसका अर्थ है एकत्र करना। ठीक है, यहाँ पर इसका मतलब है पॉड्स को एकत्र करने से। सभी लेग्यूम्स में बैक्टीरियल नोड्यूल्स ज़्यादातर सेकेंडरी रूट्स पर होते हैं, यानी कि जो बैक्टीरिया नोड्यूल्स होते हैं वो कहाँ पर होते हैं? सेकेंडरी रूट पर, द्वितीयक जड़ पर होते हैं। और पल्स शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? फ्रेंच शब्द फोर्टेज या फॉरेस्ट से हुई, जिसका अर्थ होता है सूप, दाल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे आपका निम्न दलहन उत्पादन के कारक यानी कि उत्पादकता में लो प्रोडक्शन के कारक कह रहा है कि पल्सेस में सिंक का विकास ज़्यादा महत्व रखता है, जिसके कारण जो है फूलों का झड़ना, ठीक है, अधिक पाया जाता है। प्रकाश संश्लेषित पदार्थों का ट्रांसलोकेशन अच्छा नहीं होता है। यह चाय यानी कि हार्वेस्ट इंडेक्स बहुत निम्न होता है, जैसे अरहर में 19% होता है। अरहर का हार्वेस्ट इंडेक्स कितना है? 19% होता है। सुक्रोज से प्रोटीन बनने में अधिक ATP की आवश्यकता होती है, क्योंकि परिवर्तन दक्षता यानी कि कन्वर्सन इफिशियंसी निम्न होती है। ठीक भैया, आगे कह रहा है पांचवा कह रहा है कि फली, जिसको आप हाइड्रोडायनेमिक मॉडल के अनुसार बढ़ती है, फली हाइड्रोडायनेमिक मॉडल होता है उसके अनुसार बढ़ती है। अरहर में नीचे की विकास फली ऊपरी विकासशील फलों को AB स्थानांतरित करने की एब्सिसिक एसिड जो है स्थानांतरित करती है, जिससे फूल तथा फल गिरने को बाध्य होते हैं। ठीक है, आगे कह रहा है कि दाने भरने का दिन बहुत निम्न होता है, दर बहुत निम्न होता है, यानी कि जो है जल्दी दाना नहीं बढ़ता है। ठीक भैया, आगे आपका फिजियोलॉजिकल डिटर्मिनेंट्स ऑफ क्रॉप ग्रोथ, फिजियोलॉजिकल डिटर्मिनेंट्स ऑफ क्रॉप ग्रोथ, जिसमें जो है आपका जो कह रहा है यील्ड बराबर ECE गुणे लाइट इंटरप्रिटेशन गुणे फर्टिलिटी इफिशिएंसी एस्पायरेशन लॉसेज। ठीक है, ये जो है जहाँ पर EU क्या है कि एनर्जी यूटिलाइजेशन इफिशिएंसी है, फोटोसिंथेसिस के कारण कितनी एनर्जी जो है आपका नष्ट हो रहा है। दूसरा कह रहा है टाइम ऑफ ग्रेप डेवलपमेंट, यानी कि समय से यदि दाना नहीं बन रहा है, अथवा समय से जो है समय के अनुसार जो है इसमें दाना का परसेंटेज नहीं हो रहा है, तो ये क्या है? ये EU है। ठीक भैया, आगे है भारत। ये सब बहुत ज़्यादा महत्व नहीं रखते हैं ये सब, ठीक है, ये सब बहुत ज़्यादा महत्व, इसे समझने की कोशिश करोगे समझ तो जाओ, लेकिन जो है इसका उपयोग कहीं नहीं है। ठीक है, आगे कह रहा है कि भारत में दलहन उत्पादन में बाधाएं। अब दलहन उत्पादन में भारत में कौन कौन सी बाधाएं हैं? पहला कह रहा है कि कृषि पारिस्थितिकी कारक यानी कि एग्रो इकोलॉजिकल फैक्टर, इसमें क्या है? इसकी खेती ज़्यादातर सीमांत तथा अर्ध सीमांत भूमियों पर रेनफेड दशाओं में होती है। ऐसे क्षेत्रों में पेस्ट तथा रोगों का कीटों का प्रभाव अधिक होता है। इसका मक्का की खेती के लिए जो एग्रो इकोलॉजिकल फैक्टर है, इसमें जो है कीटों का और रोगों का प्रभाव जो है अधिक होता है। आगे कह रहा है जैविक कारक यानी कि बायोलॉजिकल कारक में क्या है? कह रहा है कि पौधे की वृद्धि असीमित काल तक होती रहती है, जैसे कि अरहर जो है बहुत लेट में जो है फ्लावरिंग करती है, इसलिए जो है इसकी वृद्धि अधिक समय तक होती है। आगे कह रहा है कि फोटोसिंथेसिस का बंटवारा अच्छी तरह से नहीं होता है, यानी कि जब भोजन बनेगी तो भोजन का बंटवारा जो है अच्छी तरह से नहीं होता है। ठीक भैया, आगे आपका है
कह रहा है कि चूंकि पल्सेस में प्रोटीन की मात्रा अधिक होती है, इसलिए कीट व्याधियों का प्रकोप भी अधिक होता है। ठीक है, पल्सेस जो दालें होती हैं उसमें जो है प्रोटीन की मात्रा अधिक होती है, इसके कारण क्या होता है, कीट का प्रकोप अधिक होता है। आगे है टेक्नोलॉजिकल कारक क्या है, कह रहे हैं कि उन्नत फर्मों में यंत्रों का अभाव है, कटाई के बाद उचित तकनीक की व्यवस्था में कमी है, गुणवत्ता में कमी है, तथा दानों में भी अधिक कमी हो जाती है। आगे आपका चौथा क्या कह रहा है, कह रहा है कि संगठनात्मक प्रबंधन संबंधी समस्या, जिसमें कह रहा है पहला उन्नत बीज के उत्पादन एवं वितरण हेतु उचित व्यवस्था का अभाव हो रहा है, बीज ऋण आदि का समय पर सप्लाई न होना, उन्नत कृषि तकनीक के हस्तांतरण में कमी हो रही है, स्टोरेज ग्रेडिंग तथा मार्केटिंग सुविधा समुचित रूप से किसानों को नहीं मिलती है, यानी कि जो ये सब मार्केटिंग की सुविधा होती है ये सब जो है किसानों को सही से नहीं मिलती, जिसके कारण क्या है आपका जो है समस्या उत्पन्न होती है। ठीक है, आगे कह रहा है कि मूल्यों में ज़्यादातर उतार चढ़ाव होता है, यानी कि जिसकी बिक्री होती है उसमें जो है उतार चढ़ाव होता है, और शोध समस्या बाधा भी संबंधी बाधा भी इसमें जो है आती रहती हैं। ये सब क्या है, ये सब आपका कारक है, समस्या है। ठीक भैया, पांचवा कारक आपका क्या है, सामाजिक आर्थिक समस्या में, यानी कि सोशियो इकोनॉमिक्स कॉन्ट्रेंट्स में क्या है, कह रहा है कि फसल का प्रबंधन अच्छी तरह नहीं हो पाना, विश्वास, पुरातन मंथी मान्यताएं एवं शिक्षा की कर्म इत्यादि विषय की समस्याएं हैं। ठीक भैया, यानी इसी को जो है आपका सामाजिक आर्थिक समस्या में रखा गया है। आगे कह रहा है दोषपूर्ण विपणन, क्या है भैया, दोषपूर्ण विपणन, यानी कि फैकल्टी मार्केटिंग सिस्टम क्या है, कह रहे कि विपणन व्यवस्था का दोषपूर्ण होना भी एक कारक है। कह रहे कि सेलिंग परसेंटेज इन पी में जो है 49% होता है, खरीफ पल्सेस 2n = 22, एक्सेप्ट हर्ष ग्राम में 2n = 24 होता है, क्या गुणसूत्र संख्या हर्ष ग्राम में 24 होता है, बाकी आल पल्सेस खरीफ के पल्सों में जो है गुणसूत्र संख्या 22 होती है। आय कह रहा रवि क्रॉप में 2n = 14 होता है, और लेंटिन पी लेथाइरस में भी 2n = 14 होता है, एक्सपेक्टेड ग्राम में जो है चना में 16 होता है, 2n = 16 होता है। आगे कह रहा है खरीफ पल्सेस क्या है, कह रहा है कि खरीफ पल्सेस में जो है इपिलॉजिकल वो होता है, खरीफ पल्सेस में ईपीजीएल है, ईपीजीएल जो है अंकुरण होता है, अरहर में जो है हाइपोजीएल होता है, ये अपवाद है अरहर। और है रबी पल्सेस में हाइपोजीएल जो है सब में होता है, केवल राजमा में जो है ईपीजीएल होता है। रबी पल्सेस में क्या होता है, रबी पल्सेस में सभी में जो है आपका खरीफ फसल पल्सेस में जो है सभी में आपका ईपीजीएल होता है, केवल अरहर में हाइपोजीएल होता है, और रबी पल्सेस में आपका जो है हाइपोजीएल सब में होता है, केवल राजमा में ईपीजीएल होता है। ठीक है, इसको ध्यान से अच्छी तरीके से पढ़ने, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। खरीफ में जो पल्सेस होती हैं उसमें जो है ईपीजीएल होता है, केवल अरहर को छोड़कर, अरहर में हाइपोजीएल होता है, और जो रबी में फसलें होती हैं उन सभी में हाइपोजीएल होता है, केवल जो है आपका राजमा का छोड़कर इसमें जो है ईपीजीएल होता है। ठीक भैया, कह रहा है कि अन्य दलहनी फसलों की अपेक्षा काउपी भारी वर्षा की मात्रा के प्रति सहनशील, यानी कि जो लोबिया है आपकी काउपी, ठीक है, रिंजिका जिसको कहते हैं, ये जो है भारी वर्षा के प्रति सहनशील, यानी कि वर्षा को सहनशील कर ले जाती है। ठीक भैया, तो आपका जो है यहाँ तक खत्म हुआ। अब जो नेक्स्ट क्रॉप शुरू करेंगे हम भैया, चना शुरू करेंगे। ठीक है, जो पल्सेस क्रॉप है चना से शुरू करेंगे। देखो इसमें अरुण कात्यायन में जो है थोड़ा थोड़ा दिया है, लेकिन हम आपको जब सुंडा पढ़ाएंगे तो उसमें जो है बहुत विधिवत तरीके से दिया गया है, तो हम सोच रहे हैं कि पहले जो अरुण कात्यायन को कंप्लीट किया जाए, फिर सुंडा शुरू करेंगे, लेकिन आप जैसे आप लोग बताएंगे वैसे ही करेंगे। ठीक भैया, तो जो लोग भैया पिछली वीडियो नहीं देखे वो जाकर देख लीजिए, और जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, ठीक है, और लाइक कीजिए। ठीक भैया, तब तक के लिए धन्यवाद आप सभी को।